Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम साउथ इंडिया की सबसे पावरफुल, ऑर्गेनाइज्ड और ग्लोरियस डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं, द चोलास। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर मौर्यास नॉर्थ इंडिया के सुपर पावर थे तो साउथ इंडिया का सुपर पावर कौन था? तो वो थे चोलास। ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि पावरफुल आर्मी, वर्ल्ड्स लीडिंग नेवी, मैसिव टेम्पल, इंटरनेशनल ट्रेड, साउथ ईस्ट एशिया तक इन्फ्लुएंस, तो कौन सी डायनेस्टी याद आती है? तो वो है अगेन चोलास। ठीक है। आज के लेक्चर में हम समझेंगे राइज ऑफ चोला। ठीक है। राजा राज चोला के बारे में, राजेंद्र चोला के बारे में एंड चोला नेवी के बारे में, एक्सपेंशन अक्रॉस इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन से बात करते हैं। ओके क्लास, चोलास कोई सडनली इमर्ज नहीं हुए थे। संगम एज से ही ना चोला का मेंशन मिलता है, लेकिन उनका ना रियल राइज हुआ था 9th सेंचुरी सीई में। रीज़न था कावेरी डेल्टा के पास तमिलनाडु में। क्वेश्चन आता है कि कावेरी डेल्टा इम्पॉर्टेंट क्यों था? बिकॉज वहाँ पे फर्टाइल लैंड थी तो एग्रीकल्चर अच्छा होता, एग्रीकल्चर अच्छा होता तो रेवेन्यू अच्छा मिलता, और रेवेन्यू अच्छा मिले तो उससे आर्मी और डेवलपमेंट अच्छी होगी, है ना। सिंपल सी बात है। इसी फर्टाइल रीज़न ने चोला को पावरफुल बनाया। अब अगर हम इसकी बात करें राइज ऑफ अर्ली चोलास के बारे में, तो सबसे पहले आता है विजयालया चोला, जो फाउंडर थे ना इंपीरियल चोला पावर का। अराउंड 850 सीई में उसने ना तंजौर कैप्चर किया और चोला किंगडम की फाउंडेशन रखी। थिंक ऑफ विजयालया एज द स्टार्टअप फाउंडर। कंपनी उसने स्टार्ट की, लेकिन उससे जायंट बनाया उसके सक्सेसर ने। अब आते हैं आदित्य वन के ऊपर। आदित्य वन ना नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर रहे। अचीवमेंट इसका ये था कि इसने पल्लवास को डिफीट किया। रिमेंबर, पल्लवास वर ना अर्लियर डोमिनेंट पावर इन तमिलनाडु, और आदित्य फर्स्ट ने उसकी पावर ही ख़त्म कर दी। सोचो रिजल्ट क्या हुआ, चोला और स्ट्रांग बन गया। फिर आए हमारे ये प्रांतका फर्स्ट। ये अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर थे। इनका अचीवमेंट क्या था कि इन्होंने ना टेरिटरी एक्सपैंड किया, पांड्यास को हराया और श्रीलंका में एंटर कर गए, लेकिन लेटर राजपूतास से डिफीट भी हुआ। और ये हमें एक लेसन देता है, हिस्ट्री में ना सक्सेस परमानेंट नहीं होती, कंटिन्यूस एफर्ट ज़रूरी है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि फाउंडर ऑफ चोला पावर कौन थे? तो वो थे विजयालया। ठीक है। हु डिफीटेड पल्लवास? तो आदित्य फर्स्ट। ओके ना, बात करते हैं हम राजा चोला फर्स्ट के बारे में, द ग्रेट बिल्डर। अब आता है चोला हिस्ट्री का सुपरस्टार राज चोला फर्स्ट। 985 to 1014 सीई तक की क्लास। अगर चंद्रगुप्त मौर्य ने ना मौर्यन एम्पायर बिल्ड किया, तो राज ने ना चोला एम्पायर बिल्ड किया, ऐसा कह सकते हैं। इसीलिए ना इसे रियल फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर माना जाता है। अगर हम इनके मिलिट्री अचीवमेंट की बात करें ना, तो इन्होंने कन्क्वेट किया था चेरा किंगडम को, पांड्या किंगडम को, नॉर्थर्न श्रीलंका को, और ट्रेड रूट कंट्रोल किया था, पोर्ट सिक्योर किया था। मतलब ये पूरी की पूरी इसने तबाही मचा दी थी और सब कुछ सिक्योर कर लिया था। क्वेश्चन आता है कि ट्रेड रूट कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि जहाँ ट्रेड है वहीं मनी है ना, और जहाँ मनी है वहाँ पावर है। चोला नेवी की बात करें तो क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि चोलास वर नॉट जस्ट लैंड कन्क्वेरर्स, दे वर सी कन्क्वेरर्स ऑल्सो। वो सिर्फ ज़मीन ही जीत नहीं रहे थे, वो समुद्र में भी उसका अपना उनका वर्चस्व था, उनका ही रूल था। और आज इंडिया जैसे ना, आज इंडिया की नेवी इंडियन ओशन में पेट्रोल करती है, उस टाइम ना चोला नेवी बे ऑफ बंगाल में डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर रही थी। और इसीलिए हिस्टोरियंस कभी कभी चोलास को ना मास्टर ऑफ इंडियन ओशन भी बुलाते हैं। अब आते हैं इसके ना बृहदेश्वर टेम्पल के ऊपर। राजा राज चोला का एक ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है बृहदेश्वर टेम्पल, जो तंजौर में है। ठीक है। ये टेम्पल स्पेशल क्यों है? क्योंकि मैसिव ग्रेनाइट कंस्ट्रक्शन है, द्रविडियन आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सो क्लास इमेजिन, आज से 1000 साल पहले इतना ह्यूज टेम्पल बनाया गया विदाउट क्रेन्स, विदाउट मॉडर्न इंजीनियरिंग सुविधा। सो ये माइंड ब्लोइंग अचीवमेंट है ना। अब बात करते हैं हम राजेंद्र चोला फर्स्ट के बारे में। ठीक है। ऊपर थे राजा राज चोला फर्स्ट, अब है राजेंद्र चोला फर्स्ट। अब आते हैं राजा राज के सन पर, जिसका नाम है राजेंद्र चोला फर्स्ट। ये 1012 से लेके 1044 सीई तक इनका टाइम फ्रेम रहा। अगर राजा राज बिल्डर था ना, तो राजेंद्र चोला फर्स्ट जो थे वो एक्सपेंशन में स्पेशलिस्ट थे।
ऐसा बोल सकते हो। इनके ना नॉर्दर्न कैंपेन की बात करें तो राजेंद्र ने ना नॉर्थ इंडिया तक कैंपेन किया, गंगा रीजन तक पहुंच चुके थे ये। इसी अचीवमेंट के बाद ना उसने टाइटल लिया गंगाई कोंड चोला, मतलब द चोला हु कंक्वेयर्ड द गंगा रीजन। इसकी नई कैपिटल इसने इस्टेब्लिश किया गंगई कोंड चोलापुरम में। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। इनके ओवरसीज़ एक्सपेंशंस के बारे में बात करें, एक्सपीडिशंस के बारे में बात करें तो अब आता है चोला हिस्ट्री का मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। राजेंद्र चोला लॉन्च करते हैं नेवल एक्सपीडिशन अगेंस्ट श्री विजय एम्पायर, साउथ ईस्ट एशिया का, जिसमें आता था एरिया सुमात्रा, जावा, मलाई पेनिनसुला, ये सारे रीजन के जो उस वक्त थे उसके अगेंस्ट इन्होंने बोला अब हम लड़ाई लड़ेंगे तुमसे। क्वेश्चन आता है कि साउथ इंडियन किंग साउथ ईस्ट एशिया क्यों गए भाई, मतलब क्यों जाना पड़ा? बिकॉज ऑफ ट्रेड। जस्ट लाइक मॉडर्न कंट्रीज़ जो प्रोटेक्ट करती है ट्रेड रूट को, राजेंद्र वांटेड कि सिक्योर करो मैरीटाइम कॉमर्स को, जितना ज़्यादा कंट्रोल अपने हाथ में होगी उतना अच्छा है, तो वो यही चाहते। तो रिज़ल्ट क्या हुआ कि चोला इन्फ्लुएंस स्प्रेड अक्रॉस इंडियन ओशन, और ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन तक बात पहुंच चुकी थी। अब आता है कि हु कंक्वेयर्ड श्री विजय, राजेंद्र चोला फर्स्ट। हु फाउंड द गंगई कोंड चोलापुरम, कैपिटल कौन था? तो राजेंद्र चोला फर्स्ट ने किया था। अब आते हैं इसके टेरिटोरियल एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं। जस्ट इग्नोर द मैप, लिसन जो भी मैं कहती हूँ, मैप समटाइम रॉन्ग हो सकते हैं, उसकी वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सो क्लास पीक चोला एम्पायर इंक्लूड्स कौन कौन इसमें आता है? तमिलनाडु, केरला के पार्ट, कर्नाटका के पार्ट, आंध्रा के पार्ट, श्रीलंका, लक्षद्वीप। इन्फ्लुएंस एक्सटेंड टू साउथ ईस्ट एशिया। दिस वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर इन साउथ इंडियन हिस्ट्री। अब अगर एक एग्जाम्पल से बात करें, इमेजिन अ कंपनी स्टार्टिंग फ्रॉम वन सिटी, एक सिटी से वो स्टार्ट करती है एंड देन एक्सपैंडिंग अक्रॉस इंडिया। मतलब वो एक सिटी से, लेट्स सपोज उसने बेंगलोर से स्टार्ट किया एंड देन उसने पूरी की पूरी ब्रांच उसने ऑल ओवर इंडिया में खोल दी। देन ओपनिंग अ ब्रांच इन फॉरेन कंट्रीज़, अब इंडिया में हो गया, मन बढ़ गया, अब वो उनको बाहर जाना है, विदेश में खोलना है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट चोला डिड, उसने यही किया। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एक रीज़न बिहाइंड चोला सक्सेस वाज एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेशन। किंग जो थे वो सुप्रीम अथॉरिटी थे बट एडमिनिस्ट्रेशन हाईली ऑर्गेनाइज थी। टेरिटोरियल डिवीजन की बात करें तो मंडलम मतलब प्रोविंस, ओके। दिस वन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं अब। मंडलम का मतलब होता था प्रोविंस, ओके। वलानादु का मतलब होता है सब प्रोविंस, नादु का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, कुर्रम और उर का मतलब होता है विलेज। सो ये स्ट्रक्चर याद रख लेना, काम आ जाता है। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, तो 3 इंस्टीट्यूशन थे। उर मतलब जनरल विलेज असेंबली, सभा मतलब ब्राह्मण विलेज असेंबली, और नगरम मतलब मर्चेंट गिल्ड। क्वेश्चन है कि क्या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मॉडर्न कॉन्सेप्ट है? तो बिल्कुल नहीं, ये चोला के टाइम से है। चोला ऑलरेडी लोकल गवर्नेंस यूज़ कर रहे थे आज से 1000 साल पहले। अब इनकी इकोनॉमी की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो चोला जो है ना इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग थी। मेन ऑक्यूपेशन इसका एग्रीकल्चर था। कावेरी रिवर ना बहुत हेल्प करती थी इनको इरिगेशन में। इनके मेजर क्रॉप्स की बात कर लें तो जैसे राइस था, शुगर केन था, पल्सेस थे, कॉटन थे, ठीक है। ट्रेड की अगर हम बात करें तो क्लास ट्रेड वाज द बैकबोन ऑफ द चोला प्रॉस्पेरिटी। मेजर पोर्ट्स जो थे वो नागापत्तिनम था, कावेरीपत्तिनम, कंदालूर, ये सारे इनके पोर्ट्स थे, ठीक है। अब ये ट्रेड किसके साथ करते थे? तो ये ट्रेड करते थे चाइना के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ, अरेबिया के साथ, ठीक है। मर्चेंट गिल्ड्स की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट नाम्स देख लेते हैं मर्चेंट गिल्ड्स में, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स थे जैसे कि मनीग्रामन, अंजुवनम, ऐसे करके थे। थिंक ऑफ देम एज अ मिडीवल मल्टीनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ सोच लो। करेंसी, यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स थे, सिल्वर कॉइन्स थे एंड कॉपर कॉइन्स थे। स्ट्रॉन्ग कॉइनेज, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, सिंपल बात। अब इसकी हम अगर ना आर्मी और नेवी की बात करें, ठीक है, दिस पार्ट, तो आर्मी में था इन्फेंट्री, कैवलरी और एलिफेंट, बट बिगेस्ट स्ट्रेंथ थी इसकी नेवी। वाई नेवी इंपॉर्टेंट? कंट्रोल करते थे ट्रेड रूट पे, प्रोटेक्ट करते थे मर्चेंट्स, एक्सपैंड ओवरसीज इन्फ्लुएंस था इसका। सो क्लास अगर हम मेडिवल इंडियन डायनेस्टी में देखें तो चोला हैड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी। चोला के पास ना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी था जितने भी अगर हम देख लें तो, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड कल्चर की बात करें, ठीक है, तो अब आता है गोल्डन पार्ट, द्रविडियन आर्किटेक्चर। यहाँ पे ना पीक पे पहुँच चुका था
चोला के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट टेम्पल थे बृहदेश्वर टेम्पल, गंगई कोंड चोलपुरम टेम्पल, ऐरावत्सेवारा टेम्पल, ठीक है। रिमेंबर दीज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चोला ब्रॉन्ज की बात करें तो इफ़ गुप्ता स्कल्पचर आर फेमस इन नॉर्थ इंडिया, तो चोला ब्रॉन्ज ना फेमस था साउथ इंडिया में। मोस्ट फेमस इमेज था नटराज का, ये जो आप देख रहे हो ना, दिस वन, ये बहुत फेमस है। क्वेश्चन आता है कि फाइन नटराज इज़ दिस मच फेमस, क्योंकि इट इज़ ब्यूटिफुली सिम्बलाइजिंग क्रिएशन का, प्रिजर्वेशन का एंड डिस्ट्रक्शन का, और ये वन ऑफ द ना ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन माना जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में। अगर हम इसकी लिटरेचर की बात करें तो इसमें ना तमिल लिटरेचर बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था इस टाइम पे, चोला के टाइम पे। इम्पॉर्टेंट वर्क की बात करें तो तेवराम, ठीक है, कलिंगा तुपरानी, आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगेन, ठीक है, ये सारे इसके इम्पॉर्टेंट वर्क थे। म्यूज़िक, डांस एंड टेम्पल कल्चर डेवलप हुआ था। डिक्लाइन ऑफ चोला की बात करें कि मतलब अगर ये इतना विशाल एम्पायर था तो ये डिक्लाइन कैसे हुआ और क्यों हुआ, तो ये तो है नेचर में, नथिंग लास्ट फॉर एवर, है ना। आफ्टर एक था कोलुतुंगा थर्ड, इनके एक रूलर थे, चोलास के ना पावर धीरे धीरे कमज़ोर होने लग गए थे। रीज़न ये था कि पांड्या का इन्वेजन हो गया था, होयसाला प्रेशर आने लग गया था और लोकल जो है ना रिवेलियन शुरू कर दिया था। सो बाई 13th सेंचुरी एम्पायर ग्रेजुअली जो है पूरी की पूरी डिसइंटीग्रेट हो चुकी थी। सो लेट्स क्विकली रिवाइज, हम यहाँ से रिवाइज करते हैं। सो फाउंडर ऑफ इम्पीरियल चोला पावर कौन थे, तो विजयालय थे। रियल फाउंडर कौन था चोला एम्पायर का, तो वो थे राजा चोला फर्स्ट, ओके। बिल्डर ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल कौन थे, राजेंद्र चोला फर्स्ट थे। कन्क्वेरर ऑफ श्री विजय कौन थे, राजेंद्र चोला फर्स्ट ही थे। न्यू कैपिटल फाउंडेड बाय द राजेंद्र फर्स्ट कौन था, तो गंगई कोंड चोलपुरम था। फेमस चोला ब्रोंज इमेज क्या है, वो है दिस वन, नटराज का, ओके। 3 विलेज इंस्टीट्यूशन क्या था, तो वो था हमारा उर, सभा एंड नगरम, दिस वन, ओके। सो दिस ये है। अगर क्लास हम इसको कंक्लूड करें तो चोला ट्रांसफॉर्म ना साउथ इंडिया इनटू अ ग्लोबल पावर। इनके पास पावरफुल आर्मी थी, डोमिनेंट नेवी था, मैग्निफिसेंट टेम्पल, रिच कल्चर, इंटरनेशनल ट्रेड था। इन्होंने ना प्रूव किया दैट एन इंडियन एम्पायर could not only dominate land but also control the sea। मतलब सिर्फ वो ना लैंड डोमिनेट नहीं कर सकता बल्कि उसका कंट्रोल सी पे भी है, ओके। सो इसीलिए हम कहते हैं चोला पीरियड को रिमेंबर किया जाता है द गोल्डन एज ऑफ तमिल सिविलाइजेशन। हम नेक्स्ट लेक्चर में विल टॉक अबाउट चोला एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम। इफ़ यू लाइक दिस lecture, do subscribe to this channel. Till then, keep learning. Thank you so much.